दूरदर्शक की टीम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी योगेश दहिया जी के आवास पर पहुंची है। वर्तमान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में हम योगेश दहिया जी से वार्ता करेंगे। योगेश दहिया जी, लोकदर्शक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लोकदर्शक का भी मैं स्वागत करता हूँ। सर, एक बात बताइए कि दिल्ली में के मुख्यमंत्री के लिए आतिशी का चयन हुआ है। इससे पहले भी वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनके बारे में क्यों विचार नहीं किया गया? आप इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। देखिए, दिल्ली में बहुत तरह की संभावनाएं हो रही थी अरविंद जी की बेल के साथ में। उनकी जमानत एक ऐसे एक्ट में हुई थी जिसमें जमानत मिलना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि ईडी का कानून या पीएमएलए का जो कानून है उसमें आरोपी को खुद सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर यह हुआ कि जब 2 साल तक ट्रायल नहीं चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी कानून नहीं है, लेकिन जमानत मिलना एक कानूनी हक है। इसी लिहाज से जो है संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को और अरविंद केजरीवाल जी को जो है रिहाई मिली है, बेल मिली है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बीजेपी एक डर दिखा रही थी कि एलजी साहब की एक सिफारिश है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वो सब किया जाए, जबकि चुनाव मात्र 5 माह में होने थे। तो उसी में एक तुरप का पत्ता आम आदमी पार्टी ने जो बीजेपी के मुंह पर मारा है फेंक कर, वो था कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। इस मुख्यमंत्री बदलाव में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी में कोई भी आदमी पद का लालची नहीं है। आपने देखा होगा कि जब वो इस्तीफा देने गए एलजी साहब को तो बहुत मुस्कुरा कर इस्तीफा दिया। जो शीश महल वाली कहानी थी वो भी ख़त्म हो गई है। जो आम आदमी पार्टी के राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की बात थी, उससे भी बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। दहिया जी, स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं। उन्होंने इसके बारे में जो मुख्यमंत्री बनाई गई हैं आतिशी जी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी की है कि वो उनके जो परिवार वाले हैं वे अफजल गुरु के जमानत पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और ये कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये जो छीछा लेदर है, ये कीचड़ उछालने वाली बात है, ये बहुत गलत बात है। सच बात तो ये है कि इस देश में अब लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है। आप अंदाज़ा कीजिए, आतिशी जी एक बहुत साधारण परिवार से आती हैं। उनकी माताजी का, उनके पिताजी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि उनके पति का भी कोई लेना देना नहीं है। आतिशी खुद एक विश्व स्तरीय शिक्षाविद हैं। अगर शिक्षा का मॉडल पूरे देश में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिक्र किया जाता है तो वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल का है, और उसकी पूरी तरह से सूत्रधार जो है आतिशी जी हैं। आतिशी जी ने अपने शुरू के जीवन में शिक्षा के बाद जो काम किया है वो आदिवासियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वराज अभियान के अंतर्गत किया है। तो वो कहीं से कहीं तक भी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देशद्रोही नहीं है। वो किसी भी ऐसे काम को नहीं करेंगी जिससे कहीं देश का अहित होता हो। और ये सब कहना कि साहब कम्युनिस्ट हैं, लेनिनवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, ये है वो है, क्या वो पार्टियां यहाँ देश में स्थापित नहीं हैं? क्या उनके यहाँ पर पुरोधा नहीं है? तो वो सब काम जिसका जो है, आतिशी जी पूरी तरह से अरविंद जी के साथ हैं और उन्हीं की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी लगभग 6 महीने जेल में रहे हैं और बीजेपी उस समय बोल रही थी कि आप इस्तीफा दो। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, किंतु जमानत मिलने के बाद बाहर आते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसका क्या कारण है? आप इसके बारे में बताने का प्रयास करें। देखिए, लोकतंत्र हो या रणभूमि हो, यदि आप विपक्षी के क्षेत्र में खेलेंगे तो विपक्षी आपको कभी भी दबा सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, बिठा सकता है, मार सकता है। लेकिन यदि खेल आप अपने स्तर से खेलेंगे तो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। हमेशा ये होता रहा है कि सत्ताधारी दल जो है किसी को भी जेल कर देते था, उसकी सरकार गिरा देता था और उसके पूरी पार्टी का मनोबल गिराता था। अरविंद केजरीवाल जी ने ये सिद्ध किया है कि मैं ईमानदार हूँ और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन जब वो बेल पर आ गए तो उन्होंने ये सिद्ध किया है
कि ऐसा कानून जिसमें बेल मिलना असंभव है, उसमें मुझे बेल मिली है और मैं अपनी ईमानदारी को सिद्ध करने के लिए अब जनता के बीच जाऊंगा, जिसका अब कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के पास नहीं है। कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि जैसे 2015 में अरविंद जी ने ये बात कही थी, 2020 में कही थी, यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें। इस बार जो 2025 का चुनाव है वो पूरी तरह से नेताओं की ईमानदारी पर होगा। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अपनी जनता के दरवाजे पर ये कहने जा रहे हैं कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें वोट दें, नहीं तो इन बेईमान पार्टियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाएं। हरियाणा के चुनाव अगले महीने हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यानी कि विपक्ष का गठबंधन हुआ था, और जबकि ये हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई भी गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन न होने का कारण क्या है? देखिए, राजनीति में बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारी संभावनाएं होते हैं। जब लोकसभा का चुनाव था तभी आपने देखा होगा पंजाब का भी चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में गठबंधन था, जबकि पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग थी। यही संभावनाएं यहाँ तलाशी जा रही थी कि हरियाणा में हम लोग गठबंधन में होंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आखिरी तौर पर जो है यहाँ गठबंधन नहीं हो पाया है, तो दोनों पार्टियां अपनी अपने क्षेत्र में, अपने रणभूमि में हैं। विपक्ष की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 90 पर कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है। जब विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता, जनता जनार्दन है, जनता बहुत कुछ जानती है और हरियाणा का चुनाव इस बार आपको ये सिद्ध कर देगा कि जात पात, ये लोक लुभावन, ये सब खत्म है। आप अंदाजा कर लीजिए बीजेपी कैसे फायदे में आ जाएगी। बीजेपी को तो गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। बीजेपी की कोई रैली वहाँ का किसान, वहाँ का युवा, वहाँ की महिलाएं होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के ऊपर तो सबसे बड़ा जो जुर्म है वो भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, किसानों पर अत्याचार का है। इतनी बुरी तरह से बीजेपी अपनी मात खाने जा रही है कि वहाँ पर जो है बीजेपी पूरी तरह से सुपड़ा साफ करवाने की स्थिति में है। फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो इस घटनाक्रम का राजनीतिक जो फिलहाल परिदृश्य चल रहा है, इसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूरी तरह से स्थापित है और इस बार का जो चुनाव है वो हमारे राजनेताओं की ईमानदारी की कसौटी पर परखा जाएगा। और मैं पूरी तरह से आपसे आश्वस्त हूँ और आप भी इस बात को मानेंगे कि इस 62 से ऊपर का रिकॉर्ड, हम शायद 67 से भी ऊपर का रिकॉर्ड कायम करेंगे दिल्ली के चुनाव में। आखिरी सवाल, वन नेशन वन चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये पूरी तरह से देश को बरगलाने की स्थिति है। जहां सरकारें गिरती हों, जहां उपचुनावों की घटनाएं होती हों, जहां खुद सिफारिश ये है कि केवल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, जहां आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात ना करते हो, करीब करीब 40 बोर्ड यहाँ पर शिक्षा करते हैं, वन नेशन वन मेडिसिन की बात ना होती हो, वन नेशन वन राशन की बात ना होती हो, वहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन केवल एक चुनावी जुमला है, जैसे कि 15 लाख का जुमला था। और सारी चीज़ों के साथ बीजेपी अपनी नीयत को छिपाने के लिए इस तरह की नीतियों की घोषणा करती है। आज की भेंट वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।